नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास हम क्लास 10 साइंस इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 8 जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, या चैप्टर 8 जो है उसको हम शुरू करेंगे। अब ये क्लास हम शुरू करें उससे पहले कुछ सामान्य थोड़ी सी बातें जो है वो आपको बता देते हैं। एक तो कुछ स्टूडेंट वगैरह जो हैं उन्होंने कमेंट वगैरह किया था ग्रुप में कि जो काम या होमवर्क उनको दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। तो आपको ये बता देते हैं कि आपको जो भी सभी क्लासेज के लिए है या सभी विषय के लिए है ये कि आपको जो भी काम वगैरह दिया जाता है किसी भी पाठ के बारे में, वो आपको उसमें उस पाठ की पूरी PDF फाइल जो है नोट्स की वो आपको उपलब्ध करवाई जाती है या अवेलेबल करवाई जाती है। उस अवेलेबल फाइल में आपको काम जो अपनी नोटबुक में करना है वो केवल उतना ही करना है जितना हम एक क्लास में पढ़ाते हैं, या एक क्लास में हम जितनी स्टडी करते हैं उसी को आप अपनी नोटबुक में नोट करें। यूँ नहीं है कि एक PDF फाइल डाल दी तो आपको वो एक ही दिन में पूरी करनी है। तो आप अन्यथा दबाव जो है वो अपने ऊपर नहीं लें या ज़्यादा बर्डन जो है वो ना लें, और जितना करवाया जाता है उसी के अनुसार आप उसको करते रहें। इसके अलावा ये चैप्टर जो है वो हम नॉर्मल अपनी जो रेगुलर क्लासेस चल रही थी उसके अंदर हमने ये शुरू कर दिया था, और लगभग आधा चैप्टर जो है वो उसमें हम कर भी चुके थे, जिसमें कार्बन के कंपाउंड्स वगैरह उनका नोमेनक्लेचर जो है वो कैसे किया जाता है, और उसमें आपको वो समझ में आ भी गया था। लेकिन हम फिर भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम की क्लासेज जो है वो एक साथ चलते रहें, इसीलिए हम इसको दोबारा से भी पढ़ेंगे। और जो बचा हुआ पाठ है उसके नोट्स वगैरह जो है वो आपको PDF फाइल के रूप में या पूरे पाठ की PDF फाइल आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। लेकिन उसमें भी यूँ नहीं है कि आपको वो दोबारा से करना है, जितना आपको करवाया गया है उतना पाठ आप अपनी नोटबुक में पहले कर चुके हैं। अब उसमें पेज छोड़े हुए तो ठीक हैं, यदि नहीं छोड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप उसमें लिख दें द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए चैप्टर 8 और उसके बाद में उसको आगे कर लें, और उसकी PDF फाइल आपको आज या कल जो है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आप उसको जैसे भी टाइम मिलता है उसके अनुसार करते रहें। इसके अलावा आपको संडे की एक दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें आप जो भी बचा हुआ काम होता है उसको कर लें, और रिवीजन वगैरह जो है वो भी साथ में करते रहें। तो इस क्लास की जो है वो हम शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चैप्टर जो है उसके बारे में कुछ नॉर्मल सामान्य सी बातें जो है वो देखी थी। कुछ कमेंट वगैरह जो है वो आए हुए थे। दीपक कुमार का नाम का जो स्टूडेंट है उसने कुछ पूछा था, उसके ट्यूशन वगैरह जो है उनको कल ही देखा था, इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं। अब उसमें उन्होंने एक तो हमने जो पढ़ा था कि जो कंपाउंड्स होते हैं साल्ट या फिर एसिड और बेसिस, उसमें कुछ साल्ट कॉमन साल्ट वगैरह जो है उनकी हम स्टडी कर रहे थे। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का भी एक पॉइंट था, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाई थी। जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में बताया था, बाकी नॉर्मल जो है उनके बारे में नहीं बताया था, इसलिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के बारे में रहने दें। जैसे शायद उन्होंने ये पूछा था कि वॉशिंग सोडा जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो वॉशिंग सोडा की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कैसे होगी, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट 10 हाइड्रेट, ये होता है। तो नॉर्मली जो सोडियम कार्बोनेट होता है, शुष्क सोडियम कार्बोनेट या ड्राई सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ में 10 मोल्स जो हैं वो मिला देते हैं हाइड्रोजन के, तो क्या बन जाता है Na2CO3.10H2O। लेकिन वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो नोट्स वगैरह में आपको नहीं लिखवाया था, उसको नहीं लिखना है, कोई ध्यान में ना दे उसको, बस इतना सही ध्यान में रख लें। इसके अलावा एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेज वगैरह से संबंधित हम जो स्टडी कर रहे थे उन्हीं में दीपक कुमार का एक जो कमेंट है वो आया हुआ था। उसमें उन्होंने पूछा था कि आटा या फ्लोर जो होता है गेहूं का जैसे आटा है, उस आटे को जब हम गूंथते हैं पानी मिलाकर, तो गूंथने पर वो उसकी जो लेई बन जाती है, वो लेई जो है यानी आटा जो है उसका पाउडर रूप जो है वो गूंथे हुए ठोस आटे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वो किस प्रकार का परिवर्तन है, तो उसमें आपको आंसर में बताया था कि वो जो है वो एक फिजिकल चेंज है। अब ये फिजिकल चेंज जो है वो ही होगा, हालांकि ये एक स्पेशल एग्जांपल है। इसमें हम देखें तो कुछ फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो केमिकल चेंजेज जो हैं उसके भी हैं, क्योंकि फिजिकल चेंजेज जो है उसके फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमने पढ़े थे। द चेंजेज इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टी आर ए चेंजेज, नॉट केमिकल कंपोजिशन चेंज, और नॉट ए अकर्स द न्यू कंपाउंड्स। तो इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं मिलेगा, आटे की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आटे की जो केमिकल कंपोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम टू सेम वो की वो रहती हैं, इसलिए क्या हुआ फिजिकल चेंज हुआ।
लेकिन फिजिकल चेंज का एक दूसरा पॉइंट हमने ये भी पढ़ा था कि फिजिकल चेंजेस जो होते हैं उनमें जब हम उस चेंज का कारण वगैरह यदि हटा दें तो वापस हमें उस रूप में वो नहीं मिलता। अब इसमें देखें जैसे आटा हमने लगा दिया तो उसका ठोस रूप है वो हमें मिल जाता है। अब उसको यदि हम सुखा भी दें, जैसे हम तवे के ऊपर रोटी को सेकते हैं तो उसमें से पानी तो मिलाया था आटे में, पानी जो है वो निकल जाता है, लेकिन फिर भी वो ठोस अवस्था में रहता है। उसका कारण ये है कि उसके जो अणु होते हैं वो कोलाइडी प्रकृति के होते हैं और वो जलीय अणुओं को अधिशोषित कर लेते हैं, और इसलिए जल के अणु पूरी तरह से उनसे बाहर नहीं निकल पाते हैं जब तक कि उसको पूरी तरह से जलाया नहीं जाए, बहुत ज़्यादा उच्च ताप पर उसको गर्म नहीं किया जाए तब तक। तो उसके कारण से वह अपनी वापस उसी अवस्था में नहीं लौटता है। तो इस प्रकृति के आधार पर देखें तो वापस वही अवस्था प्राप्त नहीं होती। तो इस आधार पर ये हो सकता है केमिकल चेंज भी हो, लेकिन इसमें हम मानेंगे इसको फिजिकल चेंज ही। हालांकि वापस वही अवस्था प्राप्त नहीं होती, फिर भी ये केमिकल चेंज है। हालांकि हमने केमिकल चेंज में भी ये पढ़ा था कि जो नए पदार्थ बन जाते हैं वो फिर से प्राप्त नहीं होते, लेकिन इसी पाठ में पढ़ा है हमने रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, N2 + A 3H2 ये मिलकर क्या बनाते हैं 2NH3 बनाते हैं। अब यहाँ पर ये केमिकल चेंज है क्योंकि नए सबस्टेंसेस जो हैं वो अकर्स यानी हमें ऑब्टेन हो रहे हैं या प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसको बंद पात्र में करवाएं तो वापस ये प्रोडक्ट हमें जो रिएक्टेंट है वो फिर से भी तो मिल जाते हैं। तो वो फिजिकल चेंज वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन फिर भी है तो ये केमिकल चेंज ही। तो इसी तरह से आटा लगाना जो है वो क्या है, एक फिजिकल चेंज ही माना जाएगा। हालांकि अवस्था उसकी वो फिर से प्राप्त नहीं होती, फिर भी उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या माना जाएगा, द चेंज ऑफ फ्लोर इनटू द चेंज ऑफ ए फ्लोर वो क्या है, एक फिजिकल चेंज ही माना जाएगा। तो इसको आप फिजिकल चेंज जो है उसी में कंसिडर करेंगे। हालांकि एक स्पेशल एग्जांपल है और बहुत सही प्रश्न जो है वो आपने पूछा था। तो इसी तरह की कुछ और समस्याएं वगैरह जो हैं वो भी जो हैं वो आप जो है वो कमेंट वगैरह के रूप में लिख दें, उनकी समस्याओं को हम आगे हल करके आपको बताते रहेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी ये जो अगला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर की हम शुरुआतें करते हैं। इसके अंदर हमने नॉर्मली कुछ स्टडी जो है वो कर ली थी, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, उससे रिलेटेड एक थ्योरी जो है वो दी थी बर्जेलियस ने, और इनकी ये थ्योरी जो है वो क्या कहलाती है, वाइटल फोर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज पॉसिबल ओनली इन लिविंग सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म। केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, यानी एक वाइटल फोर्स, एक जैविक ऊर्जा जो है उसकी जरूरत पड़ेगी इनके फॉर्मेशन के लिए, जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही होती है। तो ये मान्यता थी, इसलिए ये वाइटल फोर्स थ्योरी या वाइटल फोर्स हाइपोथेसिस जो है वो बर्जेलियस ने दी थी। लेकिन एक दूसरे साइंटिस्ट थे वोलर। वोलर जो थे वो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ऐसा फर्स्ट कंपाउंड जो है वो वाइटल फोर्स के बिना, यानी बिना जीवित कोशिका के उन्होंने लैब में तैयार किया, सिंथेसाइज किया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और वो कंपाउंड था यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मेशन उन्होंने किया था अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइट्रेट की रिएक्शन करवाकर, और उससे उन्हें यूरिया मिली। बाय द प्रोडक्शन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया ही डिस्कार्डेड द वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ ए बर्जेलियस। उन्होंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। अब ये तो इससे रिलेटेड कुछ सामान्य बातें हैं। अब इसके बाद में हमने पढ़ लिया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कार्बन। तो कार्बन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी स्टडी भी जो है वो हमने कर ली थी, तो उसके अनुसार ही इसको हम देखें। अब इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो है वो हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार मैं मिटा देता हूं बोर्ड पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कार्बन जो है उसमें हम पढ़ेंगे, तो कार्बन एटम जो है उसके ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं जिसके कारण से ये इतनी ज्यादा संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका फॉर्मेशन करता है। तो वो भी हमने क्लास के अंदर पढ़ लिया था, उसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सिंबल जो है या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है उसको कार्बन को यूं शो किया जाता है 6C12। इसमें
6 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास इज 12। यानी एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है, 6 होता है कार्बन का। इसके बाद में इसका जो सिंबल है वो क्या है, C। इसे C से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इसका जो पहला, इसके वर्ड में जो पहला लेटर है उस लेटर के रूप में इसको क्या करते हैं, हमें रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद में इसके और जो फीचर्स हैं उनकी हम बात करें, या इसके और जो गुण वगैरह होते हैं उनमें देखें तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके एटम में किस प्रकार से अरेंज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, इसका एटॉमिक नंबर है 6, यानी इसमें प्रोटॉन 6 हैं, और एक नॉर्मल न्यूट्रल एटम जो होता है उसमें जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली हम 2,4 इस तरह से लिखते हैं, या फिर एग्जैक्ट लिखा जाए तो 1s2 2s2 2p2 इस तरह से इसको शो किया जाता है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसके बाद में इसके आउटर मोस्ट सेल, जिसको हम वैलेंसी सेल भी बोलते हैं, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम इज ए 4। सो द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज आल्सो 4। इसकी वैलेंसी जो है वो 4 होती है, और ये अपने 4 वैलेंसी जो हैं उनको सेटिस्फाई जो है वो 4 अलग अलग तरीकों से कर सकता है। कैसे, एक जो तरीका होगा, एक मैनर जो होगा, फर्स्ट मैनर जो है वो ये कि ये 4 मोनोवेलेंट एटम जो हैं उनके साथ में क्या करें, बॉन्ड बनाए या कंपाउंड बनाए। जैसे कि CH4, एक कार्बन जो है उसके साथ में 4 हाइड्रोजन जो है वो जुड़ करे इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करें। या फिर दूसरा तरीका, सेकंड मैनर जो है वो ये हो सकता है कि 2 जो है वो तो क्या हो, मोनोवेलेंट एटम्स हो, और 1 जो है वो क्या हो, बाईवेलेंट एटम। इससे भी ये अपनी संयोजकताएं जो है वो कंप्लीट कर सकता है या सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे एग्जांपल में यदि हम देखें तो वो है HCO, फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें हाइड्रोजन जो है वो जुड़े हैं, H2CO। इसमें कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े हैं। तो एक कार्बन जो है इसके साथ में दो वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई कर दी ऑक्सीजन ने, और 2 इसके साथ में क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो ये हो गया। थर्ड, तीसरी जो तरीका हो सकता है वो है बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ वन ट्राइवेलेंट एटम एंड वन मोनोवेलेंट एटम। इस तरीके से, जैसा कि एग्जांपल में हम देखें, हाइड्रोजन साइनाइड में मिलता है, इसमें इसके अंदर स्ट्रक्चर ये होगी HC�BN। 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है नाइट्रोजन से, और 1 वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है किससे, हाइड्रोजन से। और फोर्थ मैनर जो है वो हो सकता है बाय द कॉम्बिनेशन या विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बाईवेलेंट एटम्स। 2 बाईवेलेंट से एटम से जुड़कर ये कर सकता है। जैसे C≡O कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ये है 2 वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है ये ऑक्सीजन, 2 वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है ये ऑक्सीजन। इस तरह से इसमें चारों से वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई इसके हो जाते हैं। तो ये तरीका हो सकता है। इसके बाद में एक और गुण जो है वो हमने पढ़ा था, इसकी जियोमेट्री की हम बात करें तो जियोमेट्री के बेसिस पर देखें तो कार्बन जो है वो शो करता है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है अपने चारों वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। जैसे इसमें मेथेन में देखें तो सही रूप में देखा जाए तो ये इस तरीके से नहीं जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं इस तरीके से। ये 4 अलग अलग एंगल पर 4 हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से होते हैं कि इन चारों कोणों को या चारों हाइड्रोजन को हम मिलाएं तो इसमें 4 अलग अलग सरफेस जो हैं, 4 ट्रायंगुलर सरफेस जो है वो बनते हैं। एक इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से, और एक इनके नीचे।
और इनके बीचों बीच होता है कार्बन एटम, और इनके जो 4 कोने बनते हैं वो चारों कोने जो है वो इनकी चारों वैलेंसी को शो करते हैं, और उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल ये भी नोट करवाया था, वो होता है 119 डिग्री 28 मिनट्स। ये बॉन्ड एंगल जो है वो इसमें मिलेगा। इसके बाद में कार्बन एटम जो है उसका एक विशेष और प्रॉपर्टी जो है या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमने पढ़ा था, वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन जो है वो क्या होगा, कार्बन कार्बन एटम्स combined with each other and forms the different types of a chain, different type chain, अलग अलग टाइप की वो चेन जो है उनका फॉर्मेशन करते हैं। जैसे इसमें 6 कार्बन कार्बन आपस में से एक साथ जुड़ गए और उससे एक कंपाउंड जो है वो बन गया, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। अब ये जो है ये चेन जो बनती हैं वो 3 टाइप की हो सकती हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर। ये सिंपल टाइप की हो सकती हैं, या जैसे 6 कार्बन वाली हो तो उसमें 5 कार्बन इस तरह से और एक इस तरह से हो जाए, तो ये जो है वो कहलाएगी ब्रांच्ड चेन। या फिर 6 कार्बन जो है वो इस तरह से हों कि इनमें कोई फर्स्ट या लास्ट कार्बन जो है वो शो नहीं हो, तो उसको हम कहेंगे साइक्लिक चेन। तो ये सिंपल, ब्रांच्ड और साइक्लिक 3 अलग अलग टाइप की चेन जो है उनका फॉर्मेशन ये करता है। इसके अलावा इसमें जो बॉन्ड बनते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो भी 3 टाइप के हो सकते हैं। एक ये बना सकते हैं सिंगल बॉन्ड, ये बना सकते हैं डबल बॉन्ड, या फिर ये बना सकते हैं ट्रिपल ए बॉन्ड। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल 3 टाइप के ये बॉन्ड बनाता है। जैसे 2 कार्बन की चेन है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो, 2 कार्बन की चेन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड हो, या फिर इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये 3 टाइप के बॉन्ड जो है उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं, और उसके बेसिस पर इनकी जो है वो 3 ही कैटेगरीज होती हैं। खास तौर से इनके हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनकी 3 कैटेगरीज जो हैं, या 3 कैटेगरीज, हाइड्रोकार्बन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग the presence of bond between carbon carbon atoms। ये यहाँ तक की स्टडी जो है वो हमने सारी कर ली थी। इसके बाद में इसमें एक छोटा टॉपिक जो है वो आता है हाइड्रोकार्बन का, या फिर उसी को हम थोड़े बड़े रूप में देखें तो वही इस चैप्टर का मुख्य भाग जो है हाइड्रोकार्बन एंड द सीरीज ऑफ ए हाइड्रोकार्बन या कैटेगरीज ऑफ ए हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो हम पढ़ रहे थे। अब हाइड्रोकार्बन जो है वो कहाँ किसे जाएगा, डेफिनेशन जो है वो हमने पढ़ी थी, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, यानी ऐसे कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने हों उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब ये हाइड्रोकार्बन जो है इनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इनको मेनली यदि हम देखें तो 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। ये 2 कैटेगरीज जो हैं वो क्या है, साइक्लिक, या कह सकते हैं पहले एसाइक्लिक को बना लें, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड वन है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये 2 टाइप के होते हैं। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें चेन जो है वो कैसी हो, या तो सीधे सीधे सिंपल टाइप के या फिर ब्रांच्ड हो, लेकिन आपस में मिलकर वो साइकिल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करें तो वो एसाइक्लिक है, और यदि वो साइकिल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करें तो वो क्या होगा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब ये एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ये भी 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो होते हैं ये सैचुरेटेड टाइप के, या होते हैं ये अन या नॉन सैचुरेटेड टाइप के। तो ये 2 टाइप के हो गए। सैचुरेटेड जो है उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड मिलेगा सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड ये मिलेंगे। अब इनमें केवल एक ही टाइप का बॉन्ड जो है वो मिलता है। इस बेसिस पर हम देखें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उनमें हाइड्रोकार्बन की फर्स्ट जो सीरीज है जिसको हम कहते हैं एल्केन सीरीज जो है वो आती है। तो 3 सीरीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में, एल्केन सीरीज हाइड्रोकार्बन, एल्काइन और एल्केन हाइड्रोकार्बन। तो उसमें फर्स्ट सीरीज जो है वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो होगा, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एक
सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड है, CH3 इसको कहा जाता है एथेन। तो एथेन जो है वो एक एल्केन सीरीज का कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड की दो कैटेगरीज होती हैं। एक सीरीज या एक कैटेगरी जो है वो होती है एल्केन, और सेकंड कैटेगरी जो है वो है एल्काइन कैटेगरी। इसमें सिंगल बॉन्ड के बजाय डबल बॉन्ड मिलता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो द हाइड्रोकार्बन इन विच डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स considered as alkene, and the compounds in which triple bond presents between carbon atoms that considered in a alkyne series। फिर है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इन तीनों सीरीज को तो हम पूरा आगे पढ़ेंगे। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है उनकी बात करते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है वो भी दो टाइप के हो सकते हैं। ये जो दो टाइप के कंपाउंड होंगे वो उनमें होंगे एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। तो एक है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इनमें यूं कह सकते हैं कि ऐसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड हों तो वो है एलिसाइक्लिक, जो अनसैचुरेटेड हों वो है एरोमेटिक। इनमें यदि हम देखें, जैसे एक एग्जांपल से देखें, 6 कार्बन का एक साइक्लिक कंपाउंड ये बन गया जिसमें सारे के सारे बॉन्ड जो है वो कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है। तो ये एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है और इनका नाम जो है वो कैसे लिखा जाता है, इसमें कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स लिखते हैं वो होता है हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिख देते हैं हेक्सेन। तो ये हेक्सेन है, बस ये चक्रीय रूप में है इसलिए इसके साथ में साइक्लिक और लगा देते हैं। तो ये साइक्लिक हेक्सेन है, या नॉर्मली साइक्लो लगाते हैं तो साइक्लो हेक्सेन हो गया। 5 कार्बन होते हैं साइक्लो पेंटेन, 4 कार्बन होते साइक्लो ब्यूटेन, 3 कार्बन होते साइक्लो प्रोपेन। इस तरह से लिखा जाता है इनको। और एरोमेटिक जो हैं उनकी हम बात करें तो उसमें कार्बन 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 साइक्लिक फॉर्म में जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन उनके बीच में डबल बॉन्ड हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम कहेंगे एरोमेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। इसमें डबल बॉन्ड मिलते हैं, ये अनसैचुरेटेड होता है। इसका एक विशेष नाम है, इसको बेंजीन जो है वो कहा जाता है, इसका नाम बेंजीन है। तो ये हमने कैटेगरी जो है वो हमने पढ़ी हाइड्रोकार्बन की। 2 टाइप की है कैटेगरीज, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन in which only single bond present known as alicyclic hydrocarbon, and in which double bond present known as aromatic hydrocarbon। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है उनको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एल्केन सीरीज, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। केवल सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है, केवल या डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, बीच में कोई एक भी हो चाहे तो वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और उनकी 3 सीरीज हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन जो है उनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब आगे जो है वो इनमें हाइड्रोकार्बन की ये जो तीनों सीरीज हैं इनके बारे में पूरा डिटेल से जो है वो हम पढ़ेंगे, फिर से एक तरह से रिवाइज करेंगे, क्योंकि पढ़ तो हम पहले ही चुके हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। हालांकि ये आपको नोटबुक में करना नहीं है, क्योंकि नोटबुक में आप जो है वो अपने रेगुलर क्लास में कर चुके हैं, नोमेनक्लेचर तक का हम करवा चुके हैं। उससे आगे का जो है एलोट्रोप्स का जो टॉपिक आता है उससे आगे का आप अपनी नोटबुक में कर लें, और वो कैसे करना है वो बताया था, फिर से एक बार बता देते हैं। यदि पेज छोड़े हुए हैं तो ठीक है, लगातार कर लें, छोड़े हुए नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे का रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 8 ये लगा के और उसमें आगे का पार्ट जो है वो आप अपने नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि नोटबुक आपके पास रहेगी तो आगे जब रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी, एग्जाम वगैरह आपके होंगे तो आपको याद करने में आसानी रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।